हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे खबरों का। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2024 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम में 289 और फरीदाबाद में 221 नए मामले दर्ज किए गए। सोनीपत में 186 नए मामलों की पुष्टि। वहीं हिसार में 155 नए मामले आए सामने। कुरुक्षेत्र में 131 नए मामले। वहीं पंचकुला में 121 नए मामलों की पुष्टि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ बैठक में डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने स्वदेशी स्वावलंबन से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में आत्मनिर्भरता विकास का मॉडल है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में रोजगार में स्किलिंग के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकारी विभाग से भ्रष्टाचार के खत्म होने की भी बात कही। चंडीगढ़ में आज दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और विवेक बंसल मौजूद रहेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को उचाना में बनाई गई नई कोविड-19 आणविक लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसके साथ ही संशोधित होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी है। इन लैब में रोजाना 13,350 टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों में 5,620 टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में इस तरह की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत शीघ्र ही पानीपत, यमुनानगर और भिवानी में भी इसी तरह के लैब स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में इस वक्त 4,636 क्वारंटाइन बेड हैं, जबकि 3,486 कंटेनमेंट जोन, 10,145 आइसोलेशन और 2,231 आईसीयू बेड हैं। हांसी में स्टील व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जींद के चुंगी से गिरफ्तार किया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि हांसी के स्टील व्यापारी प्रवीण गर्ग से बीते रोज बदमाशों ने फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पानीपत का पॉश एरिया कहे जाने वाले मॉडल टाउन में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद। बीते दिन शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति ओम लक्कीना अपने साथी रमन छाबड़ा के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अचानक 2 बाइक सवार नजदीक से निकले और उनके गले से चेन छीनकर फरार हो गए। चोरी का मामला चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं जब तक उद्योगपति को मामला समझ आता, आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी मॉडल टाउन में लूटपाट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क में लोग सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर। सीवर लाइन का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहा है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं। दरअसल ट्रेंचलेंस मशीनों में नई लाइन डालते वक्त पुरानी लाइन और नाला टूट गया, जिसके कारण सीवर का पानी लगातार सड़कों पर आ रहा है। वहीं महावीर पार्क के सामने योजना के तहत 400 mm चौड़ी सीवर लाइन डाली जा रही है, जबकि लोगों का कहना है कि पुरानी सीवर लाइन 450 mm की है, इसलिए नई लाइन इससे बड़ी डाली जानी चाहिए। बता दें कि शहरों में सीवर और पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत बहादुरगढ़ में भी कई किलोमीटर लंबी सीवर और पानी की लाइन स्वीकृत हुई है। अमृत योजना पर तेजी से काम भी हो रहा है, लेकिन अमृत योजना के तहत दबाई जा रही सीवर लाइन की चौड़ाई पर अब विवाद हो गया। लोगों का कहना है कि यहां पहले से 18 इंच पुरानी लाइन दबी हुई है, जो नई लाइन की खुदाई के वक्त तोड़ दी गई।
लोगों ने 2017 के पुराने टेंडर और नक्शे दिखाते हुए कहा कि जब उस वक्त 18 इंच लाइन थी तो अब 14 इंच क्यों दबाई जा रही है, इससे लोगों को ही समस्या होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महावीर पार्क के लोगों ने अपनी समस्या बताई। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बंद के बारे में बोलते हुए बताया कि बंद में किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोग थे। प्रदेश में बंद का असर भी देखने को नहीं मिला, बाजार पूरी तरह से खुले रहे। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरह ही होम मिनिस्टर स्क्वाड शुरू की जाएगी, जिस मौके पर ही कार्रवाई करने की छूट भी दी जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के माफियाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश में किसी भी तरह के बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में मंडियां इसी तरह से चलती रहेंगी और एमएसपी में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को अपने झूठ से बहकाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई किसान संगठन बिल के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। अन्नदाता की फसल का एक एक दाना सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दो मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक तरफ जहां कृषि बिल को किसान हितैषी बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव में प्रभारी बनाए जाने पर अपनी बात रखी। कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। भारत बंद का असर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हल्के उचाना में भी देखने को मिला। उचाना में आड़तियों ने किसानों का साथ देते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा, साथ ही डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं टोहाना के गांव कन्हड़ी में किसानों ने 3 अध्यादेशों के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं, आम जनता विरोधी है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इन अध्यादेश को वापस ले। उकलाना में किसानों ने विश्राम गृह से सिरसा चंडीगढ़ रोड को जाम किया। करनाल में भी किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। 3 किसान बिलों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वल्लभगढ़ में किसानों ने अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी सरकार है। जिन लोगों ने चुनाव के समय में नेताओं को गले लगाया था, वही लोग आगामी चुनाव में उनका बुरा हाल कर देंगे। गोला चीका में किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगाकर कृषि बिलों का विरोध किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बावल में किसानों ने रेल रोककर प्रदर्शन किया। बावल में रेलवे स्टेशन, सचिवालय और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। अनाज मंडी में स्वराज इंडिया, भारतीय किसान यूनियन और खेत मजदूर किसान संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। वहीं किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सिरसा में भारत बंद के आह्वान का पूर्ण असर देखने को मिला। सिरसा में अधिकतर बाजार बंद दिखाई दिए। किसान संगठन सिरसा की अनाज मंडी में इकट्ठे हुए और बाजारों में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। पानीपत में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। यहां पर आमतौर पर बाजार खुले नजर आए। लघु सचिवालय के सामने पहुंचे किसान और आड़तियों ने सरकार को किसान विरोधी बताया। तो यहाँ पर हरियाणा में पानीपत समेत कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने रोड शो किया। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोड पर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
किसानों की ओर से जारी प्रदर्शन का असर रोडवेज बसों पर भी देखने को मिला। पंचकुला रोडवेज ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को जाने वाली बसों का संचालन बंद रखा। इसी के साथ कई बसों के रूटों को भी डायवर्ट किया गया। पंचकुला रोडवेज के जीएम रविंद्र पाठक ने बताया कि कई रूट्स की बसों को बंद कर दिया गया है और उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा और रोडवेज प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, इसके चलते ये फैसला लिया गया। गुरुग्राम में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को महज 500 रुपए के लिए मौत की घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास गटर में डाल दिया, जिससे किसी को भनक तक न लगे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में 3 साल बाद फिर बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया। स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर ये रैकेट चलाया जा रहा था। ग्राहक भेजकर पुलिस ने छापेमारी की। 2 स्पा सेंटरों से 11 युवतियों को बरामद किया गया। यमुनानगर के बाड़ी माजरा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ग्लू बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस रेड से जिले के यूरिया और ग्लू कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। वहीं जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग की टीम को ये सूचना मिली थी कि ये फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रही हैं। यहां पर किसानों की खेती में इस्तेमाल होने वाला यूरिया इस्तेमाल होता है। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ कृषि विभाग और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी थे। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी कई घंटे चली, लेकिन फैक्ट्री संचालक इसका कोई भी लाइसेंस टीम को नहीं दिखा पाए। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम को हेल्थ सेफ्टी अधिकारी की और ये कोई सहयोग नहीं मिला, ना ही फायर सिस्टम के पूरे साधन दिखे, जिससे सीएम फ्लाइंग की टीम काफी निराश नजर आई। मौके पर आए अधिकारियों ने कहा कि यहां से यूरिया के सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन विभागों के अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सोना में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद में जागा है। सोना में कई जगह डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए फॉगिंग और अब पानी जमा होने वाली जगहों पर दवाइयों का छिड़काव किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर बुखार के पीड़ित लोगों के सैंपल ले रही है। इतना ही नहीं, बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए बुखार की दवाइयां भी बांटी जा रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाके में तेजी से फैल रहे मलेरिया और डेंगू के मरीजों में कमी आ सके। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने 88,68,000 रुपए फ्रॉड मामले में आईडीबीआई बैंक को लीगल नोटिस भेजा। परिषद ने बैंक से 88,68,000 रुपए ब्याज समेत वापस मांगे। दरअसल क्लोन चेक्स के जरिए राम आसरे नाम के शख्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 88,68,000 रुपए निकाल लिए। नगर परिषद का ही खाता आईडीबीआई बैंक में था। फ्रॉड करने वाले ने 8 अलग अलग चेक लगाकर इस बड़ी रकम को निकाला। उन चेक्स पर नगर परिषद के ईओ और चेयरपर्सन के नकली हस्ताक्षर भी किए। परिषद ने अब खातों की जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अगस्त 2018 को ये खाता खोला गया था। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लोहारू के बहल में आई एक प्राइवेट कंपनी की विश्वसनीयता को लेकर बवाल मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कंपनी कर्मचारियों को इंटरव्यू के लिए भेजा था। उसने ना तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली और ना ही पुलिस को सूचित किया। युवाओं ने कंपनी द्वारा फर्जी भर्ती के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए पुलिस को लेकर शिकायत की। गुरुग्राम के सेक्टर 87 में रहने वाले एक निजी सोसाइटी के लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। लोगों का आरोप है कि अपार्टमेंट के सामने काफी समय से गंदा पानी भरा रहता है, लेकिन इसकी सुध लेने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं आता। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से सीएम विंडो से लेकर तमाम विभागों में हमने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक समस्या ज्यों की त्यों है। दरअसल इस सोसाइटी में सैकड़ों परिवार रहते हैं जिनको रोजाना इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू मलेरिया भी है, जिससे सोसाइटी के लोगों में लगातार बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के विधायक ने भी इन लोगों से चुनाव से पहले वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वे इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद वो सब वादे हवा हवाई हो गए। वहीं लोगों का कहना है कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
प्रदेश में इन दिनों हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी का है, जहां पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र कुमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत 50 बिल्डिंग्स पर नगर निगम की नजर है। वहीं कुछ भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है और कुछ बिल्डिंग्स को भी सील किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू के अटैक ने लोगों को और भी परेशान कर दिया। गुरुग्राम में अभी तक डेंगू के 29 तो मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए। वहीं डेंगू के 109 और मलेरिया के 14 संदिग्ध मामलों पर जिला स्वास्थ्य विभाग की नजर बनी हुई है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1.5 लाख से 2 लाख घरों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें अब तक 2800 लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। इसके अलावा सभी 35 वार्ड में लगातार दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है।